जो मौजूदा हालात हैं उस पर। और मुझे खुशी है कि इस चर्चा के दौरान लगभग इस सदन के 28 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। और जिन सदस्यों ने इस सदन में कश्मीर के सवाल पर चर्चा में हिस्सा लिया था, मैं उनके नाम का भी यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। श्री ज्योतिरादित्य जी, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्री ए अनवर राजा, श्री कल्याण जी बनर्जी, श्री तथागत सतपथ जी, श्री मुलायम सिंह जी यादव, श्री अरविंद गणपत सामंत, श्री थोता नरसिम्हन, श्री बूरा नरसिया गौड़, श्री मोहम्मद सलीम, डॉक्टर वारा प्रसाद राव बेलगपली, श्री तारिक अनवर, श्री प्रेम सिंह जी, श्री एम.जे. अकबर, श्री जयप्रकाश नारायण यादव, श्री भागवत मान, डॉक्टर अरुण कुमार, श्री मुजफ्फर हसन बेग, मौलाना बदरुद्दीन अजमल, श्री दुष्यंत चौटाला, श्री कौशलेंद्र कुमार, श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, श्री कोनराड कोंकल संगमा, श्री असदुद्दीन ओवैसी, श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री जुगल किशोर शर्मा, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, प्रोफेसर डॉक्टर सौगत बोस एंड श्री राजेश रंजन। अध्यक्ष महोदया, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं सबसे पहले उन सभी के संबंध में के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसके पहले राज्यसभा में भी कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है और राज्यसभा में कश्मीर के मौजूदा हालात पर जो चर्चा हुई और उसके बाद लोकसभा में इस मुद्दे पर जो चर्चा हुई है, अध्यक्ष महोदया, मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई है। और मैं ये कह सकता हूं कि एक विश्वास और भरोसा जो मेरा था, वह विश्वास और भरोसा मेरा मजबूत हुआ है कि जब भी कोई बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने खड़ी होगी तो लोग अपने सारे मतभेदों को भुलाकर उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए एकजुट होकर खड़े होंगे। एक विश्वास और भरोसा मेरे अंदर यह पैदा हुआ है। मैं जानता हूं कि कश्मीर में जिस प्रकार के इस समय हालात हैं, उसको लेकर सबके मन में पीड़ा हुई है और सभी की पीड़ा के साथ मैं भी अपनी पीड़ा को संबद्ध करना चाहता हूं। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रश्न है, कल चर्चा के दौरान यह बात आई थी कि उस समय हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर थे, लेकिन मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि विदेश यात्रा पर होने के बावजूद बराबर प्रधानमंत्री जी ने मुझसे संपर्क बनाकर रखा और कश्मीर के हालात के बारे में उन्होंने मुझसे जानकारी हासिल की और वहां के हालात को सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव भी वह बीच बीच में देते रहे। और मैंने यह महसूस किया कि उनके अंदर भी कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर एक बेहद तकलीफ थी और उसको लेकर वह चिंता थी। वहां से लौटने के बाद 12 तारीख को लौटे, पहली बैठक यदि हमारे प्रधानमंत्री ने की है तो कश्मीर के हालात पर का जायजा लेने के लिए उन्होंने पहली बैठक की है। क्या क्या हमें करना चाहिए, इन सब सारे सवालों पर उन्होंने विस्तार पूर्वक बातचीत की है। लेकिन अध्यक्ष महोदया, चर्चा में जो भी बातें निकल कर आई हैं, मैं सभी बातों की यहां पर बहुत विस्तार में जाकर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत का एक विशिष्ट चरित्र है और भारत का विशिष्ट चरित्र है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। चाहे वह राज्यसभा हो, चाहे यह लोकसभा हो, चाहे हमारा यह देश हो, यहां पर विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, विभिन्न प्रकार के बोलने वाले लोग, विभिन्न प्रकार के खान पीन वाले लोग भारत देश में मौजूद हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में भारत की संसद में लोग यहां मौजूद हैं। लेकिन जब कोई बड़ा संकट देश में खड़ा होता है, पैदा होता है, तो मैं अध्यक्ष महोदया मैं कहना चाहूंगा कि सारे भेदभावों को भुलाकर
जहां सारा देश एकजुट होकर खड़ा होता है उसका मुकाबला करने के लिए, वहीं पर सारे विचारों की भिन्नता होने के बावजूद हमारी पूरी संसद भी एकजुट होकर खड़ी होती है। जम्मू कश्मीर का जहां तक सवाल है, हम लोग यह मानते हैं कि जम्मू कश्मीर यह भारत का मुकुट है। और जम्मू कश्मीर के संबंध में मैं अमीर खुसरो के एक उक्ति का यहां पर उल्लेख मैं करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि इस दुनिया की जमीन पर सचमुच यदि स्वर्ग के समान कोई जगह है तो उस जगह का नाम है कश्मीर। और उन्होंने कहा, गर फिरदौस बररुए जमीन अस्त हमीन अस्त हमीन अस्त हमीन अस्त, यानी दुनिया की जमीन पर सचमुच यदि स्वर्ग के समान कोई धरती है तो वह कश्मीर की धरती है। यह जो है अमीर खुसरो ने कहा। लेकिन इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है अध्यक्ष महोदया कि हमारे पड़ोसी की एक बुरी नजर हमारी इस कश्मीर जो स्वर्ग के समान है उसे लग गई है। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों के मूड को देखने के बाद कि जो हमारे कश्मीर का एक गौरव पुराना रहा है, जो कश्मीर की एक शोहरत रही है, उस गौरव और शोहरत को पुनः बहाल करने में हम निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करेंगे। इस हकीकत को कोई नकार नहीं सकता है कि आज कश्मीर के जो हालात हैं उनको बिगाड़ने में यदि किसी की अहम भूमिका है तो हमारे पड़ोसी की भूमिका है, इसको कोई नकार नहीं सकता है अध्यक्ष महोदया। और वह हमारा पड़ोसी जो कि मजहब के नाम पर भारत के विभाजन के बाद जो हमसे अलग हुआ था, हम लोगों ने सोचा था मजहब के नाम पर भारत के विभाजन की मांग की जा रही है, शायद मजहब के आधार पर भारत का विभाजन हो जाए और सब लोग अपने अपने तरह से अपनी जिंदगी जिएंगे और जो भी मुल्क मिलेगा उस मुल्क के विकास के लिए वह जो कुछ भी हो सकता है वह करेंगे। वैसे मैं जानता हूं कि मेजॉरिटी उस समय की हिंदुस्तान की यह नहीं चाहती थी कि भारत का यह विभाजन होना चाहिए, लेकिन भारत का विभाजन हुआ। लेकिन उसके बावजूद आज हमारा पड़ोसी किस प्रकार की नापाक हरकतें कर रहा है, भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारत में यदि आतंकवाद है तो वह पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है अध्यक्ष महोदय। और वह पाकिस्तान जो मजहब के नाम पर बना था, हमसे अलग हुआ था, अपने मजहब के लोगों को भी एक साथ नहीं रख पाया और उस पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। और आज पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वहां के हर तंजीमों के बीच बराबर घमासान चलता रहता है, हर इलाके में बराबर घमासान चलता रहता है। आज अपने हालात को सुधारने के बजाय वह पाकिस्तान भारत को डिस्टेबलाइज करने की अपनी तरफ से बराबर कोशिश कर रहा है। शायद उसकी यह कोशिश है कि उसकी जो विफलताएं हैं उन विफलताओं की ओर से वह सारी दुनिया का अटेंशन डाइवर्ट कर सके। और मैं बतलाना चाहता हूं, भारत में रहने वाले हमारे मुस्लिम जो भाई हैं, इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं, पाकिस्तान को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं कह सकता हूं जब भी कोई संकट की घड़ी आई है तो हिंदुस्तान का हिंदू रहा हो, मुसलमान रहा हो, ईसाई रहा हो, सिख रहा हो, सभी एकजुट होकर खड़े हुए हैं उसका मुकाबला करने के लिए और उन्होंने कामयाबी भी हासिल की है। मैं पहले भी कह चुका हूं, दुनिया का इकलौता देश यह भारत है अध्यक्ष महोदया, जहां पर इस्लाम के दुनिया में जितने फिरके होते हैं, 72 फिरके माने गए हैं, वो 72 के 72 फिरके दुनिया के किसी एक देश में मिलते हैं तो हमारा सौभाग्यशाली देश भारत है। 72 के 72 फिरके जहां मिलते हैं। मैं समझता हूं दुनिया के किसी देश को भारत के इस्लाम को मानने वाले लोगों की रक्षा करने का दावा नहीं करना चाहिए। और मैं अपने पड़ोसी को यह भी कहना चाहता हूं और अटल जी की एक उस कविता की मैं याद दिलाना चाहता हूं इस सदन को अध्यक्ष महोदया। चिंगारी का खेल बुरा होता है, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने ही घर में अक्सर खरा होता है।
चिनगारी का खेल बुरा होता है, यह अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। और पूरी संजीदगी के साथ अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी कश्मीर में अपनी जान गंवाई है अथवा जो भी घायल हुए हैं, उसका हम सभी को बेहद अफसोस है। इसी कश्मीर के बारे में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 सूत्र दिए थे। उन्होंने कहा था कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। 3 सूत्र अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिए थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? कश्मीरियत की जमहूरियत में यदि स्थान किसी का हो सकता है तो इंसानियत का हो सकता है अध्यक्ष महोदय। कश्मीरियत की जमहूरियत में हैवानियत का कभी कोई स्थान नहीं हो सकता। लेकिन आज कुछ इस भी प्रकार के हालात कभी कभी देखने को मिलते हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान यदि मारे जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वह जश्न मनाने का काम करते हैं। इसे क्या इंसानियत कहेंगे? यह हैवानियत नहीं है, इसे क्या कहा जाए? और मैं यह मानता हूं कि हमारा कश्मीर का रहने वाला नौजवान भी वह देशभक्त है और हमारे कश्मीर के नौजवानों को कुछ लोगों ने बरगलाने की कोशिश की है। लेकिन ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे जिन कुछ नौजवानों को कश्मीर में लोगों ने बरगलाने की कोशिश की है तो हम उससे उन नौजवानों को अलग करें, क्योंकि उनकी भी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति पर मैं कोई संदेह नहीं करना चाहता। यह एक मानसिकता होती है जो नौजवानों के अंदर भारत की व्यवस्था के खिलाफ एक अनावश्यक और आधारहीन आक्रोश से भरने का काम करती है और उन्हें बरगलाती रहती है। सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ की भी चर्चा करना चाहता हूं यहां पर कि वहां पर भी यही होता है, चाहे वो बस्तर हो, चाहे दंतेवाड़ा हो। कुछ और भी ऐसे क्षेत्र हैं हमारे हिंदुस्तान के जहां की सिक्योरिटी फोर्सेस के मारे जाने पर कुछ लोग ऐसे हैं, विकृत मानसिकता के ऐसे लोग हैं जो कि जश्न मनाने का काम करते हैं। ऐसे लोग भी हैं और मैं समझता हूं कि बहके हुए लोग हैं जिनकी मानसिकता को विकृत करने का काम किया गया है कि न्यायालय से भी यदि कोई आतंकवादी दोषी करार किया जाता है तो उसके बाद भी यदि उसकी मौत होती है तो उसे जुडिशियल किलिंग की वह संज्ञा देने का काम करते हैं। ऐसे भी लोग यहां पर हैं। और अध्यक्ष महोदया, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज यह विकृत जो मानसिकता है हमारे कुछ नौजवानों की, उसमें बदलाव लाना होगा, उसमें परिवर्तन करना होगा, उसे सुधारना होगा। तो हम सभी लोगों को मिलजुल कर ही उसे सुधारना होगा। कश्मीर के हालात को सुधारने का काम अकेले सरकार नहीं कर सकती। कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए सभी को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब से कश्मीर बना है, मैं किसी भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री रहा, मैं उसको दोषी नहीं ठहराना चाहता कि उसने कश्मीर के हालात को बिगाड़ने का काम किया। सबने अपने अपने तरह से कश्मीर के हालात को सुधारने की जितनी कोशिश हो सकती है अपनी तरफ से सबने कोशिश की है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन कोई यह कह सकता है कि बराबर लगातार कोशिश की है तो क्या आपको कामयाबी हासिल होगी? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अध्यक्ष महोदया, कश्मीर के हालात को सुधारने में हमको निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। चाहे अपनी कितनी भी नापाक हरकतें हमारा पड़ोसी क्यों न करता रहे। अब यह कैसी विडंबना है अध्यक्ष महोदया कि हमारा पड़ोसी, यदि एक आतंकवादी यहां पर मारा जाता है तो उसको लेकर हिंदुस्तान में ब्लैक डे मनाने का काम करता है। भारत के पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाने का काम करता है, काला दिवस मनाता है। भारत के आंतरिक मामलों में उसे हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? लेकिन अध्यक्ष महोदया, मैं जो भी घटना घटित हुई है जम्मू कश्मीर की, उसकी बहुत ही संक्षेप में एक जानकारी भी सदन को देना मैं आवश्यक मानता हूं। कश्मीर में क्या हो रहा है? पाकिस्तान
अपनी तरफ से भरपूर यह कोशिश कर रहा है कि घुसपैठ में तेजी आए। लेकिन सचमुच मुझे अपने नौजवानों पर नाज है हमको। मैं उनकी बहादुरी को भी सैल्यूट करना चाहता हूं कि वहां के सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की है और जिसके परिणाम स्वरूप 86 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। अब तक उसमें उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। इस वर्ष की आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। और अनंतनाग के कोकरानाग में 8 जुलाई 2016 को 2-3 आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। इस आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा इलाके की घेराबंदी कर दी गई। मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया। पहचान करने के बाद पाया गया कि यह हिजबुल मुजाहिदीन के कुख्यात आतंकी बुरहान मुजफ्फर वानी, सरताज अहमद शेख और परवेज अहमद डार थे। जहां तक बुरहान वानी का सवाल था, वह एक कुख्यात आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, इसमें कहीं दो मत नहीं है, जो कि पाकिस्तान स्थित यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल विभिन्न आतंकी संगठनों जैसे कि लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद का एक यूनाइटेड ग्रुप है, जो कि पाकिस्तान की हिदायत पर भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुख्यालय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद रावलपिंडी में स्थित है। इसका सरगना सैयद सलाहुद्दीन है और इसका बेस कैंप पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में स्थित है। बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का कुख्यात आतंकवादी था और दक्षिण कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। उसके खिलाफ 15 मुकदमे हत्या के प्रयास के, स्थानीय लोगों को गंभीर चोट पहुंचाने के और सुरक्षा बलों से हथियार और गोला बारूद छीनने के, अवैध हथियार और गोला बारूद रखने के और इस प्रकार के कई गंभीर आरोप हैं। और उसकी FIR भी दर्ज थी। कुल लगभग इस प्रकार की 15 मुकदमे उसके विरुद्ध दर्ज हैं। निश्चित रूप से वह एक टेक्नोलॉजी सेवी नई पीढ़ी को रेडिकलाइज कर उन्हें आतंकवादी गतिविधियों की ओर प्रेरित करता रहा है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर नियमित रूप से स्टेटमेंट, वीडियो मैसेजेस और पिक्चर अपलोड कर युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाता था। बुरहान वानी सहित 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सोशल मीडिया के बारे में फैली है। और अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि अभी हाल में ही हाफिज सईद, जो कि पाकिस्तान में कुख्यात आतंकवादी है, उसने भी कहा कि कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने बुरहान वानी से हमारी बातचीत हुई है। इसकी भी चर्चा उन्होंने की है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेलिजेंस इनपुट हासिल हुआ था। उस इंटेलिजेंट इनपुट के आधार पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस प्रकार का ऑपरेशन किया था। उसके बाद जिस प्रकार के सूरत हालात कश्मीर के अंदर पैदा हुए, अध्यक्ष महोदया, बहुत सारे लोग सड़कों पर निकल आए, स्टोन पेल्टिंग हुई। वैसे जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है, मैंने भी स्पष्ट निर्देश दिया था, आने पर प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट निर्देश दिया था, जितनी मैक्सिमम रिस्ट्रेन एक्सरसाइज की जा सकती हो वह सिक्योरिटी फोर्सेस वह इस रिस्ट्रेन एक्सरसाइज करनी चाहिए। यह भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और मैंने बार बार स्वयं सिक्योरिटी फोर्सेस के भी जो सीनियर ऑफिसर थे उनको मैंने कहा। और जो कुछ भी हुआ 4-6 दिनों के अंदर, उसकी भी मैं आपको यहां पर जानकारी देना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स जो पूरे कश्मीर के अंदर हुए 576 और सिविलियंस जिनकी मृत्यु हुई है उनका नंबर 38 है और जो सिविलियंस घायल हुए थे उनका नंबर 2180 है और अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए सिविलियन वह 55 हैं और अस्पताल में जो अभी भी इलाज प्राप्त कर रहे हैं ऐसे सिविलियंस का नंबर 125 है। और सुरक्षा बलों के कार्मिकों की जो मृत्यु हुई है उसमें 1 की मृत्यु हुई है। और यह भी सच है जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अधिकारी और जवान घायल हुए हैं उनका भी नंबर कोई कम नहीं है, 1739 है। कल
इतने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के घायल होने के बावजूद अध्यक्ष महोदय, जितना अधिकतम प्रिकॉशन लिया जा सकता था, जितना अधिकतम पेशेंस रखा जा सकता था, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी से कोई गलती हो गई हो, इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता है। चर्चा के दौरान यह बात आई कि पेलेट गन का जो है प्रयोग किया गया। मैं यह मानता हूं कि क्राउड को रोकने के लिए नॉन लेथल वेपन का ही पहले प्रयोग किया जाना चाहिए, और हमारे देश में यह परंपरा भी रही है। बताया गया कि नॉन लेथल वेपन्स में बहुत लोग घायल हुए। यह बात सच है कि मैं उनके उस नंबर का भी यहां पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा। लोग घायल हुए, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन जो मृत्यु हुई है नॉन लेथल वेपन के माध्यम से वह केवल एक की हुई है, और घायल जिनके आंखों में चोट लगी है उनका नंबर लगभग 53 है, और जिसमें से 23 लोग हैं जिनके की एक आंख में जो है चोट लगी है। लेकिन यह पेलेट गन का प्रयोग पहली बार हुआ हो ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसके पहले भी पेलेट गन का जो है प्रयोग हुआ है क्राउड को रोकने के लिए, और यह 2010 में हुआ है। मैं किसी सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन उस समय भी हुआ था। उस समय जो मृत्यु हुई थी वह 6 की मृत्यु हुई थी, और 198 लोगों के आंखों में चोट लगी थी और गहरी चोट लगी थी, और 5 लोग उसमें पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए। ये 2010 में हुआ। लेकिन सदन को मैं यह बतलाना चाहता हूं कि नॉन लेथल वेपन्स का जहां तक सवाल है, हमारा यह मानना है कि जहां तक हो सके टीयर गैस का प्रयोग करना चाहिए क्राउड को रोकने के लिए। जहां तक हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए वाटर कैनन का प्रयोग करने की। वैसे नॉन लेथल वेपन्स की श्रेणी जो बनी है उसमें जो है हमारे ये पेलेट गन्स भी आते हैं। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाऊंगा जो कि यह देखे कि नॉन लेथल वेपन के रूप में जो पेलेट गन का जो प्रयोग किया जाता है, तो इसके दूसरे अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, दूसरे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ताकि यदि कहीं पर क्राउड हो और यदि हम उसको रोकना चाहते हैं उसकी एक्टिविटीज को, तो हम उस एक अल्टरनेटिव जो इस नॉन पेलेट गन का नॉन लेथल वेपन हो सकता है उसके माध्यम से वह कर सकें। इसलिए हमने फैसला किया है कि एक हम एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे जो कि 2 महीनों के अंदर जो है अपनी इस संबंध में रिपोर्ट देगी, ताकि इस भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी कुछ घटनाओं की भी मैं यहां पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि कल यह बात आई थी, कई माननीय सदस्यों ने यह सवाल खड़ा किया था कि टेररिस्ट इंसिडेंट्स बढ़े हैं इधर। लेकिन उन आंकड़ों को भी मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। जहां तक इंसिडेंट्स का सवाल है, 2012 में टेररिस्ट इंसिडेंट 220 हुए थे, 2015 में 208 हुए हैं, और अब तक 152 टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं। सिविलियंस जो मारे गए 2012 में उनका नंबर 15 था, और 2014 में 28 था, और 2015 में 17 था, और अब तक जो सिविलियंस मारे गए हैं उनका नंबर 5 है। इस घटना के पहले की मैं बतला रहा हूं, टेररिस्ट के द्वारा जो हुआ। और मिलिटेंट्स जो मारे गए हैं अब तक, 2012 में लगभग 72 मिलिटेंट्स की किलिंग हुई है, और मुझे यह भी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 2015 में 108 मिलिटेंट्स की किलिंग हुई है, और अब तक 2006 में 86 मिलिटेंट्स की यह किलिंग हुई है। एक हमारे माननीय सदस्य कल्याण बनर्जी जी यहां पर शायद नहीं हैं, उन्होंने यह भी कहा था कि बहुत सारे मिलिटेंट्स बांग्लादेश के थ्रू भी प्रवेश करते हैं और वह पश्चिमी बंगाल में आते हैं। यह बात सच है कि इंडो और बांग्लादेश की बाउंड्री का जहां तक सवाल है वह 4096.7 किलोमीटर की है। इसमें रिवराइन बॉर्डर वह अप्रॉक्सीमेटली 930 किलोमीटर का है। लैंड बाउंड्री 3166.7 किलोमीटर की है। फेंसिंग लगभग 2700
2727 किलोमीटर की अध्यक्ष महोदय पूरी हो चुकी है। 400 किलोमीटर ये ऐसी बाउंड्री है जिसकी की फेंसिंग अभी तक नहीं हो पाई है, और उसका कारण यह है कि कई एरियाज में जो लैंड एक्विजिशन होना चाहिए यह फेंसिंग का काम करने के लिए वो लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाया है। राज्य सरकार से भी हम लोगों ने अनुरोध किया था, लेकिन अब मुझे सदन को बतलाते हुए यह बेहद खुशी हो रही है कि अब यह मामला सॉर्ट आउट हो चुका है और जल्दी ही इंडो बांग्लादेश का जो शेष भाग बचा हुआ है उस पर भी हम फेंसिंग का काम पूरा करेंगे। जी मैंने उस मामले को भी हम लोग देख रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय नहीं, देखिए अब पूरी सारी स्मगलिंग और सारी चीजों की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यह कश्मीर स्पेसिफिक यहां पर यह डिस्कशन हो रहा था। इतना मैं कहना चाहता हूं कि कभी कभी यह जनमत संग्रह की बात हुई। कल ज्योतिरादित्य ने रायशुमारी की बात कही थी, मैं यह नहीं समझ पाया रायशुमारी क्या नहीं है ना। नहीं, बस वैसे ही मैंने पूछा कर दिया। अच्छा, क्लैरिफिकेशन दे दिया। संवाद और चर्चा की बात की है रायशुमारी। वेरी गुड, बहुत अच्छा संवाद और चर्चा। लेकिन मैं समझता हूं कि वह बहुत अच्छा, धन्यवाद। यह सब सारी चीजें पूरी तरह से आउटडेटेड और इररिलेवेंट हो चुकी हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि एक पार्लियामेंट्री टीम वहां पर भेजनी चाहिए ताकि वहां के लोगों के साथ संवाद कर सके और वहां के हालात को सामान्य बनाने की दिशा में वह प्रयास कर सके। मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इस संबंध में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा जी से भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा थोड़ी स्थिति सामान्य होने के बाद तब मैं स्वयं दिल्ली आ रही हूं और इस संबंध में बातचीत करूंगी, क्योंकि मैंने स्वयं अपनी भी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं कश्मीर आना चाहता हूं और कश्मीर में गवर्नर हाउस में नहीं रुकूंगा बल्कि किसी गेस्ट हाउस में रुककर कश्मीर के लोगों के साथ मैं सीधा संवाद स्थापित करना चाहता हूं। यह मैंने स्वयं अपनी तरफ से इच्छा व्यक्त की, तो उनका यही आग्रह था कि मैं कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली आ रही हूं और आपसे बातचीत करने के बाद यह अच्छा होगा कि आप कश्मीर आएं और लोगों के साथ संवाद स्थापित करें। तो मैं समझता हूं कि 1-2-3 दिन के अंदर उन्हें आना चाहिए। आज ऑल पार्टी मीटिंग कश्मीर में उन्होंने बुला रखी है। अभी स्थिति धीरे धीरे वहां पर सामान्य हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान इसेंशियल कम्युनिटीज जो उपलब्ध होनी चाहिए लोगों को, वह इसेंशियल कम्युनिटीज उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो जो ही यह कर्फ्यू लगने का सिलसिला प्रारंभ हुआ था, वहां के मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की थी और अध्यक्ष महोदय उन्होंने अब शाम के समय, रात्रि के समय कर्फ्यू में ढील देने का भी उस समय जो है आदेश दिया था और कर्फ्यू में अब ढील दी जा रही है। कुछ स्थानों पर इसेंशियल कम्युनिटीज भी सरकार की तरफ से लोगों को मुहैया कराई जा रही है। कर्फ्यू में यह प्रेस पर प्रतिबंध का भी एक सवाल चर्चा के दौरान खड़ा हुआ था। आज मैं समझता हूं सभी को जानकारी यहां के माध्यम से हो गई होगी। वहां की मुख्यमंत्री जी का यह कहना था कि प्रेस पर हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगा था, लेकिन थोड़े समय के लिए इंटरनेट वगैरह इन सब सारी चीजों को ब्लॉक किया गया था वहां के हालात को देखते हुए। लेकिन अब जो कुछ भी प्रतिबंध था, जो कुछ भी थोड़ी बहुत रोक थी, वह पूरी तरह से वह समाप्त कर दी गई है। यह जानकारी मुझे यहां पर दी गई है। तो आज जो सरकार ने नहीं बंद किया है, इसलिए अध्यक्ष महोदय साथ ही यह भी कहा गया कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें जो है इस समय पोस्ट की जा रही हैं। एक चर्चा आई कि पुलिस का कोई व्यक्ति किसी लड़के को पैरों से दबा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। तो मैंने एक निकाल कर देखा, अब ये कहां तक सच है कहां तक गलत है मैं नहीं कह सकता हूं। यह तो उत्तर प्रदेश का एक घटना का कोई उससे संबंधित ये फोटोग्राफ है। अब उसको भी वहां पर जो है वायरल कराकर लोगों के अंदर एक उत्तेजना पैदा करने की यह कोशिश की जा रही है। बहुत पहले की कोई घटना है, उसका है, क्योंकि उस संबंधित अधिकारी को भी मैं अच्छी तरह पहचान रहा हूं, यह घटना वही की है। तो तरह तरह की अफवाहें फैलाकर वहां के नौजवानों को लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सभी के सहयोग से जम्मू कश्मीर के हालात को सामान्य बनाने में हमें निश्चित रूप से कामयाबी
हासिल होगी। और मैं पुनः यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि वहां के हालात को सामान्य बनाने में हम आप सभी का सहयोग प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदया बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।